इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और रात के अंधेरे में आप किसी नदी नाले में गिर जाते हैं तो पुलिस को फोन मत करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को पानी से निमोनिया हो जाता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये घटना सब कुछ बयां कर रही है जो एक युवा इंजीनियर के साथ हुआ है। नोएडा में सिस्टम की लापरवाही एक 27 वर्षीय इंजीनियर की जान ले गई। घटना उस समय हुई जब पीड़ित किसी तकनीकी या निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, जिससे हादसा टाला नहीं जा सका। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कई गंभीर खामियों और देरी के कारण वह मुख्य दर्शक बनी रही और समय पर प्रभावी मदद नहीं कर सकी। इस दौरान इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने और कर्मचारियों ने सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। घटना ने यह उजागर किया है कि सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन कितनी अनिवार्यता से किया जाना चाहिए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण पानी से भरे बेसमेंट में गिरी कार के हादसे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। मौके पर मौजूद डिलीवरी एजेंट मोनिंदर ने रस्सी बांधकर पानी में उतरकर बचाने की कोशिश की, लेकिन युवराज को बचाया नहीं जा सका। एक बार फिर ये पूरा मामला आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सड़क दुर्घटना में युवराज नाम के शख्स की मौत हो गई। यह मौत सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। युवराज सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहते थे और गुरुग्राम के सेक्टर 54 में एक कंपनी में काम करते थे। जब वो अपने घर लौट रहे थे तो कोहरा बहुत था। घर के पास ही उनकी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कार पास के निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट करीब 30 फुट गहरा था और पानी से भरा था। ये हादसा 16 जनवरी की रात को करीब 12:30 बजे हुआ। अब इस मामले में जानकारी सामने आई है कि युवराज को बचाने के लिए डिलीवरी एजेंट मोनिंदर ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो बचा नहीं सका। हादसे को लेकर नोएडा प्राधिकरण का लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। सेक्टर 150 क्षेत्र के यातायात कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है और लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आखिर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस या फिर बिल्डर? ये सबसे बड़ा सवाल अब बन चुका है कि आखिर इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार कौन है। जबकि मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं 2 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। लोटस बिल्डर से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी परियोजनाओं के सुरक्षा ऑडिट के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि आखिर इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार क्या है। अब आपको बता देते हैं क्या कुछ एक्शन हुआ है।
सामने आई है। सुरक्षा व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठे हैं। आखिर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार माना जाए, नोएडा अथॉरिटी को जिम्मेदार माना जाए, या फिर बिल्डर को जिम्मेदार माना जाए जिसने निर्माणाधीन मॉल को ऐसे ही छोड़ दिया 30 फुट बेसमेंट के साथ, जिसमें पानी भरा था और घने अंधेरे में इंजीनियर की कार उसमें गिर गई। तो पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब इस पूरे मामले में भी एक्शन लिया जा रहा है। शुरू में ही आपसे कहा था कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और रात के अंधेरे में आप किसी नदी नाले में गिर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन मत करिएगा, मदद मत मांगिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर जरूर पहुंचेगी लेकिन आपकी जान नहीं बचाएगी। और ये जो घटना है ये उसका बिल्कुल सीधा और जागता हुआ सबूत है कि एक इंजीनियर गाड़ी के साथ घने अंधेरे में नाले में गिर जाता है और गाड़ी के ऊपर बैठकर टॉर्च जलाकर सभी से मदद मांगता है कि मुझे बचा लीजिए। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है लेकिन पानी में नहीं उतरती। उत्तर प्रदेश पुलिस यह कहती है कि पानी ठंडा है, मतलब पानी से यूपी पुलिस को डर लगता है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और वहीं एक डिलीवरी बॉय ने जब ये नजारा देखा तुरंत उसने अपनी बाइक रोकी, पूरा मामला समझा और उस अनजान ने अपने कपड़े उतारकर पानी में छलांग लगा दी और इंजीनियर को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार उसी की जुबानी से भी हम आपको सुनवाएंगे जिस डिलीवरी बॉय ने ये मदद की है। और उसका कहना था कि पुलिस वाले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद इंजीनियर की जान बच जाती। अब सरकारी पैसे वाले लोग, जो पुलिस वाले लोग हैं, वो भी उस व्यक्ति से ये कह रहे हैं कि आप 10 मिनट पहले आ जाते, तो फिर पुलिस का काम ही क्या रह गया। एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। जी, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 2:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इंजीनियर की मौत पर क्या कुछ एक्शन हुआ है? पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है। बच सकता था इंजीनियर युवराज। लापरवाही नंबर 1, मौके पर देर से पहुंची रेस्क्यू टीम। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेस्क्यू टीम भी काफ़ी देरी से पहुंची और इसी लापरवाही का शिकार एक इंजीनियर हो गया। तो वहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं कि यूपी पुलिस को ठंडे पानी से डर लगता है। लापरवाही नंबर 2, ठंडे पानी से पुलिस डरती रही और पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की। अगर यूपी पुलिस समय रहते एक्शन लेती और इंजीनियर की मदद करती, पानी में उतरती, तो इंजीनियर युवराज की जान बच सकती थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर नोएडा पुलिस की देखने को मिली है। तो लापरवाही नंबर 3, ठंडे पानी से उतरने से एसडीआरएफ के जवान भी बचते रहे। तो ये बड़ी जो लापरवाही है वो आपको बता रहे हैं कि आखिर
किस वजह से एक युवा इंजीनियर को नहीं बचाया सका। रेस्क्यू टीम गड्ढे में सरिया का हवाला दे रही थी। एक तरफ रेस्क्यू टीम कह रही थी कि गड्ढे में जो बेसमेंट था 30 फुट का, उसमें सरिये हैं, रेस्क्यू टीम नहीं उतर पाई। लेकिन दूसरी तरफ एक अनजान युवक उसी गड्ढे में उतरता है और करीब 40 मिनट तक इंजीनियर को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती है। तो वहीं नाले के किनारे 90 डिग्री का मोड़ है और वहां पर फिर भी कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है जिससे किसी भी वाहन चालक को पता चल सके कि आगे मोड़ है। इसी वजह से युवा इंजीनियर युवराज इस घटना का शिकार हो गया। तो लापरवाही नंबर 6, मोड़ को लेकर कोई इंडिकेटर भी वहां पर नहीं है कि पहले से ही किसी तरह का बोर्ड लगाकर बताया जा सके कि आगे की तरफ मोड़ है और आप गति का थोड़ा ध्यान रखना या फिर संभल कर चलना। हालांकि जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से हादसा हुआ है और बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए गड्ढा बनाकर छोड़ दिया। अब बिल्डर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नोटिस तो दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इस पूरे मामले में। आपने निर्माणाधीन एक मॉल को छोड़ा हुआ है और वही निर्माणाधीन मॉल एक युवक की मौत का जिम्मेदार भी बन चुका है। तो इसमें कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है। लापरवाही नंबर 8, अधिकारी भी अनदेखी करते रहे। तो ये सभी की लापरवाही हम आपको बता रहे हैं कि किस की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही रही। क्या इसमें नोएडा प्राधिकरण जिम्मेदार है? पहले नहीं सुनी गई स्थानीय लोगों की शिकायत, तो स्थानीय लोगों की भी शिकायत पहले से नहीं सुनी गई, जो इस मोड़ को लेकर, इस बेसमेंट को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे और अब उसका खमियाजा एक युवा को भुगतना पड़ा है। तो लापरवाही नंबर 10 आपको बता रहे हैं, शिकायत के बाद भी अभी तक रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए हैं। तो इस पूरे मामले में जो निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है कि क्या नोएडा प्राधिकरण इसका जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है, या फिर किसकी जिम्मेदारी है और कौन युवराज की मौत का जिम्मेदार है। तो कई तरीके की लापरवाही सामने आई, वो भी हमने आपको बताया। और इस पूरे मामले में अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, जो तो सवाल लगातार पुलिस पर उठ रहे हैं कि ठंडे पानी में उतरने से पुलिस डरती रही और इस वजह से इंजीनियर की मौत हो गई। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण लाइनमैन की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मरम्मत कार्य के दौरान लाइन बंद होने का दावा था, लेकिन बिजली अचानक चालू हो गई। हादसे के बाद सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्रशासन ने विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। घटना ने बिजली विभाग की कार्य प्रणाली और समन्वय में गंभीर खामियां उजागर की हैं। घंटा हो गया, क्या ये लोग अपने उच्च अधिकारी को खबर नहीं दिए? वो अपने उच्च अधिकारी को खबर दे। सुल्तानपुर जिले में रेलवे यार्ड के टीआरडी सेक्शन के पास पानी की टंकी पर चढ़े एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 6 घंटे तक चला। रविवार सुबह करीब 10 बजे युवक टंकी पर चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने के लिए पहले जीआरपी, फिर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों समझाने के बाद भी युवक नहीं माना। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई, लेकिन वह भी असफल रही। हालात को देखते हुए अयोध्या से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। शाम करीब 4 बजे पानी और समोसा दिखाने पर युवक नीचे उतरा। उसकी पहचान नेपाल निवासी अनीश उर्फ संदीप विष्ट के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में था। जांच जारी है। चलो
मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में महिला ममता देवी और उनके 3 बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी आमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच हत्या और सामूहिक आत्महत्या दोनों के पहलुओं पर कर रही है। आमोद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि ममता के लापता होने के अगले दिन उसने मृतका के पति से बात की थी। पोस्टमार्टम और FSLL रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सिटी SP मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच जारी है और शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनवरी 2026 को वादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी पत्नी ममता कुमारी एवं 3 बच्चे जो 0 माइल बाजार करने गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं। 10 तारीख को वो बाहर निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 अज्ञात मोबाइल धारकों द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इसी आलोक में एक केस दर्ज किया गया 79/26 जो 12 जनवरी 2026 जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ उसी दिन FIR भी कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने उसी समय एक विशेष टीम का गठन किया और पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उनके मृतकों की पहचान की गई, जिसमें पहचान किया कि वो महिला ममता कुमारी ही है और उनके 3 बच्चे हैं। जो 79-26 में जो केस दर्ज हुआ था ये वही महिला है जिनका अपहरण हो गया था। FSL की टीम को तुरंत बुलाया गया और FSL की टीम को बुला के वहां जांच की गई। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त आमोद कुमार जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं, उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में AMU से रिटायर्ड इंजीनियर मसूद अख्तर के घर में अचानक हुए ब्लास्ट से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना किला रोड स्थित उनके आवास का है। ब्लास्ट की सूचना पर पुलिस, दमकल विभाग और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं शुरुआती जांच में सामने आया कि सर्दी के कारण किचन में गैस सिलेंडर पर लगे ठंडेनुमा हीटर से गैस जमा हो गई, जिससे विस्फोट हुआ। धमाके में किचन की दीवार उड़ गई और मलबा पूरे घर में फैल गया। फिलहाल सभी टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। ये अपने जो आजकल गैस पे जल लगा लेते हैं उससे हाथ सेक रहे थे, उसमें या तो लीकेज वगैरह था या कुछ भी था उसके अंदर, उसमें गैस बनी, उसकी वजह से इनके वो ब्लास्ट हो गया जिससे वो दीवार वगैरह सब गिर गई। किसी की चोट वगैरह नहीं, इनके चोट के लिए घर में कितने लोग थे? कोई नहीं, अकेले रहते हैं। अकेले? ना इनके बीवी ना बच्चे ना शादी नहीं करी। जॉब वगैरह कहाँ करते? जॉब ये रिटायर हैं, ये कैनेडी हॉल के अंदर इंजीनियर थे AMU के अंदर। अब ये अकेले रहते हैं? अब अकेले रहते हैं। परिवार कहाँ है? परिवार सब लखनऊ का रहने वाले सब लोग। इनके भाई वगैरह इंतकाल हो गया, सबका बहनें वगैरह इंग्लैंड वगैरह में रहती हैं। जी, भांजी वगैरह सब इंग्लैंड में रहती हैं। अकेले रहते हैं? ये अकेले रहते हैं। अच्छा, आप घर देख कर आए, अंदर कितना करीब नुकसान हुआ? नुकसान तो उनका अच्छा खासा है, अंदर सब टूट गया सब। अकेले रहते हैं। सूचना पर पुलिस और दमकल हाँ, फौरन आ गई थी। उनकी बहुत ज्यादा सहायता करी पुलिस ने, बहुत ज्यादा। देखा आपने भी, आप भी गया, पुलिस ने बहुत अच्छा मतलब उन लोगों को मतलब सपोर्ट किया। अंदर से मकान वगैरह सब बढ़िया? मतलब ज्यादातर किचन का जो दीवारें फट गई है, एक दीवार गिर गई पूरी। आप इनके कौन है? मेरे फादर के दोस्त है ये। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।